जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक इतिहासकार का पार्ट 3। तो आइए देखते हैं। गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। संस्कृत विद के रूप में दीक्षित ब्रिटिश इतिहास A.L. बासम सन 1914 से 86 ईस्वी जिनका जीवन काल था ने प्राचीन भारत को देखने के नज़रिए पर ही आधुनिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े किए। उनके पुराने लेखों से असनातनी पंथों के भौतिक दर्शन में विशेष रुचि के प्रमाण मिलते हैं। बाद में उन्होंने माना कि अतीत को जिज्ञासा और आनंदभूति के लिए पढ़ा जाना चाहिए। उनकी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया सन 1951 B.A. स्मिथ और ऐसे कई अन्य ब्रिटिश लेखकों के दुराग्रह से मुक्त प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूतिपूर्वक सर्वेक्षण है। बासम की पुस्तक राजनीतिक से गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव D.D. कौशाम्बी का जीवन काल 1966 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भी स्पष्ट है, जो बाद में द सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट इन इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन से प्रसिद्ध हुआ। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित है, जिसे कार्ल मार्क्स की रचनाओं में से लिया गया। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ग और आदि मानव के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को दर्शाना उनके पहले सर्वेक्षण खंड में था। बासम के साथ साथ कई विद्वानों ने उनकी भर्त्सना की, लेकिन उनकी यह किताब आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विधियों और झुकाव में आमूल चूल परिवर्तन हुए। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्तरीकरण करते हैं और उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान और मानव शास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। ऐसा करना इतिहास अध्ययन के उज्ज्वल भविष्य की ओर सूचित करना है। अब पश्चिमी लेखक जोर नहीं देते हैं कि सारे सांस्कृतिक तत्व भारत से बाहर से आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक विचार, संस्कार, जाति, वंश और परंपरा भारतीय इतिहास के केंद्र में है। ये वे विभिन्न विभाजित करने वाली विशेषताओं जिसके कारण ह्रास हुआ उसको कम महत्व देते हैं। उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज़्यादा आकर्षित जान पड़ते हैं और उन्हें हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि भारतीय समाज न तो बदला है और ना ही बदल सकता। यह ठहराव भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। अतः कुलीन और अभिजात्य औपनिवेशिक भारतीय अतीत के अध्ययन का उपयोग विकास को बाधित करने में करते हैं। कुछ भारतीय लेखक धर्म की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा और महान है उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। अगला टॉपिक है हमारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण। सन 1980 से लेकर आज तक कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए आक्रामक और अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया। ब्रिटिश शासन के
अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहासकार जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते थे और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों का श्रेय बाहरी प्रभावों को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतरता संघर्ष जारी रहा। अब स्थिति बदल चुकी है। अब इस संघर्ष में एक तरफ सांप्रदायिकता और अतार्किकता है तो दूसरी तरफ तार्किकता और निष्ठा। हालांकि ज़्यादातर लेखक तार्किक और निष्ठावान हैं। कुछ लोग सांप्रदायिक और अतार्किक हो गए। दूसरे पक्ष वाले लेखक मिथ और किंवदंती की बात करते हैं और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के राम की अयोध्या के अस्तित्व में ही होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाओं के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि मनु के सामाजिक असमानता की अनदेखी करते हुए जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वे लोग जो कभी पेटेंट ग्रेवियर को वैदिक लोगों को भारत से बाहर का होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, अब वे इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी घोषित कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि बाहर से आए मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत में विदेशी हैं। ऐसी सरलीकृत मान्यताओं को स्थितियों के तार्किक अध्ययन के आधार पर जांच करने की जरूरत है। संप्रदाय के तौर पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या किसी अन्य स्रोत से न तो हिंदू की पुष्टि होती है न हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकारों को सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानक के साथ साथ पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों को अपनाया होगा। इसमें हम देखेंगे कालक्रम ईस्वी सन 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक शोध। 1765 बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। 1776 कोड ऑफ जेंटू लॉज शीर्षक से मनुस्मृति का अनुवाद। 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1785 ईस्वी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। 1804 ईस्वी बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1823 ईस्वी लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इंग्लैंड एवं कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत चेयर की स्थापना। 1904 ईस्वी B.A. स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखन। 1924 ईस्वी K.P. जायसवाल द्वारा हिंदी पॉलिटी का पुस्तक लेखन। 1926 ईस्वी V.K. रजवाड़ा द्वारा मराठी में हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। 1951 ईस्वी A.L. बासम द्वारा द वंडर दैट वाज इंडिया का लेखन। 1957 ईस्वी D.D. गोस्वामी द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लेखन। 1965 ईस्वी D.D. गोस्वामी द्वारा द सिविलाइजेशन ऑफ एंशनल इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन का लेखन। 1837 से 1925 ईस्वी R.G. भंडारकर। 1869 से 1926 B.K. रजवाड़े। 1875 से 1950 D.R. भंडारकर। 1880 से 1972 P.V. काणे। 1886 से 1969 U.N. घोषाल। 1881 से 1937 K.P. जायसवाल। 1888 से 1980 R.C. मजूमदार। 1892 से 1957 H.C. राय चौधरी। 1892 से 1975 K.N. नीलाकांत शास्त्री। 1898 से 1959 A.S. अलतेकर। 1907 से 1966 ईस्वी D.D. गोस्वामी। 1914 से 1986 ईस्वी A.L. वातम। थैंक यू।